Hello everyone, welcome in your YouTube channel SVGM Asim. In last class we are discuss chemical kinetics. In chemical kinetics we are discuss rate of reaction and affecting factors of rate of reactions. Now today we are discuss very important topics of the chemical kinetics are order of reaction and molecularity. In last class, we are discuss rate law expression. Rate law expression is experimental. In any chemical reaction proceed and reactant particle are collides simultaneously and to form product. But in slow step reactions, we are take one examples in N2O5 decompose NO2 plus O2. तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस है। अब इस केमिकल रिएक्शंस को देखने पे अपने को पता चल रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन में 2N2O5 के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट इसमें जो रेट लो एक्सप्रेशन है वो यानी इसमें किस पे डिपेंड करता है, केवल वन मॉलिक्यूल पे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शंस की जो मोलिकुलरिटी है, क्या है, मोलिकुलरिटी है वो क्या है 2, बट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है 1। पहले एक एग्जांपल से अपने को ये चीज क्लियर करनी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उस केमिकल रिएक्शन में जो मोलिकुलरिटी है वो उस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं जो रिएक्टिंग पार्टिकल में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो दिखाई देते हैं। तो मोलिकुलरिटी क्या होगी, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज which must collide simultaneously in order to carry out of a chemical reaction। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर जो मोलिकुलरिटी है वो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, वो मोलिक्यूल हो सकता है, वो एटम्स हो सकता है, वो आयन हो सकता है, एनीवन जो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मोलिकुलरिटी है वो थ्योरेटिकल स्टेप है, थ्योरेटिकल स्टेप, यानी इसको अपने सैद्धांतिक पद कहते हैं, यानी इसको देख करके बता सकते हैं कि इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टेप, क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन में थोड़ा क्लियर कर लीजिए कि क्या है, मोलिकुलरिटी होती है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू कैरी आउट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लो एक्सप्रेशन और स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं वो ही उसका ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन होगा। तो ध्यान दीजिए, मोलिकुलरिटी इज ए थ्योरेटिकल स्टेप in any chemical reactions we are seen to determine the molecularity but cannot order of reaction determine because order of reaction is a experimental step। अब आगे, अब ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें मोलिकुलरिटी 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से देखिए, डिकम्पोज ऑफ अमोनिया, presence of a platinum and high temperature N2 plus 3H2। ये जो एग्जाम्पल है ये इसका केमिकल जो मोलिकुलरिटी है वो क्या है
टू, क्योंकि आपने क्या देखा, टू मॉलिक्यूल of reacting species collide each other and to proceed the chemical reactions, but order of reaction for this reaction is zero. order of reaction क्या है इस reaction के लिए, जीरो है. it means rate of reaction does not depend on concentration of reactant species. यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड ही नहीं करता. इट मींस ये क्या होगी, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो थर्ड जो इनमें डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो सकती है, मे बी जीरो, बट मोलिकुलरिटी इज नॉट जीरो. कभी भी किसी भी रिएक्शंस में मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है. राइट. अब नेक्स्ट जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, डिकम्पोज एल्डिहाइड CH4 प्लस CO. ठीक है. अब ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी कितनी है इसकी, 1. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो इसका है 1.5. तो क्या देखा आपने कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी फ्रैक्शनल बट मोलिकुलरिटी ऑलवेज ए होल नंबर. कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, मोलिकुलरिटी हमेशा ही क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी. तो ये कुछ डिफरेंशिएट थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी के. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि वो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के प्रोसीड होने में साइमल्टेनियसली कोलाइड्स होते हैं और रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं. जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन के रेट लो एक्सप्रेशन में पावर सम पावर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, यानी क्रियाकारी सांद्रता के घातांक जो उसके रेट लो एक्सप्रेशन में प्रदर्शित किया जाता है वही क्या होता है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है. तो ये कुछ मेन एग्जांपल से मैंने आपको बताया. फिर आपने क्या देखा कि मोलिकुलरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल स्टेप है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल स्टेप है. मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो हो सकता है. एंड मोलिकुलरिटी है वो फ्रैक्शनल नहीं होगी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फ्रैक्शनल हो सकता है. तो ये कुछ डिफरेंशिएट थे जो हमने डिस्कस किए. अब हम आगे काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. तो in last class we are discuss rate constant. rate constant क्या था, when any chemical reaction the concentration of reacting species are unity then rate of reaction known as rate constant. यानी किसी भी अभिक्रिया में जब क्रिया कारक की सांद्रता एक इकाई कर देते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक कहलाता है. ठीक है. तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सबसे पहले है डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या होगी, a chemical reaction in which rate of reaction does not depend on concentration of a reacting species. एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, या the rate of reaction is proportional to zero power of concentration of a reacting
स्पीसीज, यानी जो किसी भी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक की सांद्रता, जिसमें अभिक्रिया वेग क्रिया कारक की शून्य घातांक के समानुपाती होता है। जैसे हमने केमिकल जीरो ऑर्डर रिएक्शन ली, आर रिएक्टेंट कन्वर्ट इन ए प्रोडक्ट। अब रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी आर की पावर 0, या रेट डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के की पावर। क्या देखा आपने कि कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज है वो रिएक्ट करके क्या बना रहा, प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरोथ पावर इज प्रोपोर्शनल टू जीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या देखा आपने कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्रिया कारक की 0 पावर शून्य घातांक के समानुपाती है। तो अभिक्रिया का वेग और क्रिया कारक की सांद्रता, a relation between rate of reaction and concentration of reacting species to tell us about known as differential equation। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। तो डी आर अपॉन, अब ये जो किसी की पावर आर, किसी की पावर 0, इट मीन्स 1। तो एक बार रीअरेंज कर देते हैं, के डी टी या माइनस डी आर अपॉन के डी टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटेड इक्वेशन आएगी। तो डी आर का क्या जाएगा, आर माइनस के डी टी का टी। अब आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन किया गया है। तो हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो व्हेन t is equal to 0 then r is equal to r0। तो ये t की वैल्यू 0 रखेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r0। k की वैल्यू 0 करते ही क्या जाएगा, 0। तो i, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब फॉर वैल्यू ऑफ i पुट इन equation 1 from equation 2, then r is equal to minus kt प्लस r0। ठीक है, अब क्या करते हैं, ट्रांसफर। तो kt इज इक्वल टू r0 माइनस r, या k इज इक्वल टू r0 माइनस r अपॉन t। This equation is integrated equation of zero order of reaction. Integrated equation
ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड जो इक्वेशन है वो किसके बारे में रिलेशन बताती है अपने को? कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टिंग स्पीसीज एट ए टाइम टी, समय के साथ क्रिया कारक की सांद्रता का जो रिलेशन है वो इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन बताएगी, और रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ रिलेशन बताता है वो क्या है? डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन में अध्ययन करते हैं। तो आपने क्या देखा? ये इक्वेशन थी डिफरेंशियल और ये है इंटीग्रेशन। तो k इज इक्वल टू आर जीरो माइनस आर अपॉन ए टी, ये क्या आ गया? इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ ए जीरो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो ये थी इसकी काइनेटिक्स। अब हम स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिक फीचर्स जितने भी हैं वो कहां से आएंगे? इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन से आएंगे। तो हमें इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या आएगी? ध्यान से देखिए, क्या है ये? रिएक्टिंग स्पीसीज। ये क्या है? टाइम। रिएक्टिंग क्या यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर, और टाइम का पर सेकंड। तो व्हाट यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? मोल पर लीटर पर सेकंड। सेकंड हाफ लाइफ टाइम। What are half life time? A point of time in which the concentration of reacting species is done half, यानी वह समय जिसमें क्रियाकार की सांद्रता क्या हो जाए? आधी हो जाए। इट मीन्स when t is equal to t half, then r 0 is equal to r is equal to r0 अपॉन 2। ठीक है, दोबारा देखिए, हम पढ़ रहे हैं हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? ए पॉइंट ऑफ टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डन हाफ, क्या हो जाए? आधी हो जाए। क्या? क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता जो आधी हो जाए वही समय क्या कहलाता है? अर्धायु काल कहलाता है। तो t इज इक्वल टू, जैसे t ऑफ करेंगे तो r इज इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल, r0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड r क्या है? कंसंट्रेशन एट ए टाइम t, देन इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाफ। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो k इज इक्वल टू r0 माइनस r0 अपॉन 2 अपॉन t हाफ। तो क्या जाएगा? k इज इक्वल टू r0 अपॉन 2 t हाफ, या t हाफ इज इक्वल टू r0 अपॉन 2k। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए r0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट, और 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, इट मींस t हाफ क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए कांस्टेंट। प्रूव दैट, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रूव दैट हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए कांस्टेंट। तो आपको क्या ध्यान रखना है? वी नो इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, k is equal to r0 minus r upon t, and half life time when t is equal to t half, then r is equal to r upon, यानी जब समय किसी भी अभिक्रिया का आधा समय आएगा, यानी आधा समय किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, वह समय क्या कहलाता है? अर्धायु काल। तो ये जब अपने इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास
टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R0/2K। ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी जा सकती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी जा सकती है, टी हाफ कैलकुलेट किया जा सकता है, या K पूछा जा सकता है टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के द्वारा। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन, कुछ भी नहीं, जनरल ध्यान रखो कि इनिशियल कंसंट्रेशन में से टाइम पर जो कंसंट्रेशन है उसको माइनस करना है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, K इज इक्वल टू R0-R/T। तो रटने वाली कोई बात नहीं है इसमें, केवल अंडरस्टैंडिंग। अब ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इस टाइप से हाफ लाइफ टाइम वेरी इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने कंप्लीट किया। आगे थर्ड पॉइंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंट। पहला आपने पढ़ा यूनिट, फिर है ग्राफिकल रिप्रेजेंट। तो प्लॉटिंग बिटवीन R एंड T। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या है, KT इज इक्वल टू R0-R। तो केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट होते हैं वो सिंपल इक्वेशन पे होते हैं। सिंपल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब y पे क्या लेना है आपको, r, ठीक है, y पे क्या लेना है आपको, r। तो r इधर लेके आओगे और ये इधर लेके जाओगे, तो ये क्या आ गया, R0-KT। अब ये क्या है, mx, इट मीन्स m क्या है, स्लोप, और ये क्या है, इंटरसेप्ट। क्या चीज है ये, इंटरसेप्ट। तो आपको पता है टाइम हमेशा इंक्रीज होता है, तो टाइम इंक्रीज होगा तो इसको प्लस करने के लिए माइनस प्लस, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट होगा R0। यहां से ओरिजिन सेंटर से ग्राफ स्टार्ट नहीं करेंगे, इस पॉइंट से अपने को ग्राफ करना है। रिलेशन क्या है, प्रोपोर्शनल का है, ठीक है। तो स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस K अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। स्लोप क्या जाएगा, माइनस K। तो R और T के बीच में ये क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंट किसके बेस पे करना है, सिंपल इक्वेशन के आधार पे, बेस ऑफ सिंपल इक्वेशन। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m क्या होता है, स्लोप, c क्या होता है, इंटरसेप्ट, y और x क्या है, एक्सिस। तो इस बेस पे अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना होता है। r और t के बीच में जब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो स्लोप क्या आएगा, माइनस K। अब यही चीज 4 जीरो ऑर्डर के लिए आपको क्या करनी होती है, प्रूव दैट। तो इन एग्जाम ये चीजें अपने को क्या है, कहां से, इंटीग्रेटेड इक्वेशन से ही याद रखनी है। और आगे है एग्जाम्पल्स। तो अपने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अपने बात करें तो आपके मेनली दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, अच्छी तरह से याद कर लेना। अभी भी मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको, 2NH3 30 केल्विन और प्लेटिनम N2 प्लस 3H2। दूसरा है HI, डिकम्पोज ऑफ HIAU, हाई टेम्परेचर H2 प्लस I2। तो ये एग्जाम्पल भी लिखने आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये एग्जाम्पल किसका है ये भी ध्यान से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगर कैटेलिस्ट प्रेजेंस ऑफ AU, अब इसमें यही मैं एक डिफरेंस क्लियर कर देता हूं आपको कि अगर ये रिएक्शन इस टाइप से आती है एग्जाम में, तो ये रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके क्या है,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, जबकि इस टाइप से आता है तो ये क्या है, जीरो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। व्हाई presence of catalysts, the reacting species to support the surface of catalyst, यानी जो कैटेलिस्ट है वो रिएक्टिंग स्पीसीज को रिएक्शन करने के लिए क्या कर देता है, सरफेस प्रोवाइड करवाता है, जिससे वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्टिंग करते हैं। तो इसलिए जितनी ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रोसीड प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो आज का अपना टॉपिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड था। इसमें मैंने आपको सबसे पहले डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन बताई, फिर इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन बताई, और उसके बाद स्पेसिफिक कैरेक्टर में सबसे पहले यूनिट, फिर उसके बाद हाफ लाइफ टाइम, और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंट, और उसके बाद 2 एग्जांपल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी तरह से इसको नोटिफाई कीजिए, रिवाइज कीजिए, और अपने जो प्रीवियस चैप्टर हमने जो पढ़ चुके हैं उनका भी आप साथ साथ रिवीजन करते रहिए। Thank you very much. Meet to next class. Keep enjoy with your study.